नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आज सुबह 4:30 बजे जब भारत पाकिस्तान पर बारूद बरसा रहा था, तब पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता जंग और बदले की बात कर रहा था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस समेत 11 सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत पाकिस्तान के रावलपिंडी यानी राजधानी इस्लामाबाद से मात्र 15 किलोमीटर दूर मिसाइल मार कर सकता है, और वो भी उस जगह जहां पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है। भारत ने नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी पाकिस्तान को उड़ा दिया, जहां से उसने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ 7 तारीख को भारतीय वायुसेना पर हमले की हिमाकत की थी। इस प्रहार ने पाकिस्तान को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया और भारत ने कह दिया कि अब कोई आतंकी घटना हुई एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी है, और भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद आपको बताएंगे कि इस सीज फायर पर सहमति के बाद क्या बदल जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ये सीज फायर सिर्फ सैन्य मोर्चे पर हुआ है। इससे भारत के बाकी फैसलों पर कोई असर नहीं होगा। भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंध बरकरार रहेंगे। सिंधु जल समझौते पर भारत का फैसला बना रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। आज आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि सीज फायर से भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों पर असर क्या होगा, और मेरी एआई वर्जन भी आज पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली ही खबर आपको बताएंगे। अंजना, आज मैं उन खूंखार आतंकियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें भारत ने मिसाइल हमले में ढेर कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े आतंकवादी मारे गए। अभी तक इन आतंकवादियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज हम बताएंगे कि भारत ने इस ऑपरेशन में अपने कितने बड़े बड़े दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया था। पहले कि हम आगे की खबरें दर्शकों को ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के साथ बताएं, ये बड़ी खबर है। ये एक बार फिर से बताता है कि पाकिस्तान की असली नीयत क्या है, उसकी आतंकी सोच, जिसकी वजह से वो एक देश की तरह तो बात ही नहीं करता। उसने आज खुद सीज फायर की बात की, और उसके बाद से देखिए अब क्या कर रहा है। अंजना, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी, और इसीलिए जब जिस वक्त सीज फायर की घोषणा हो रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, सीडीएस, एनएसएस, सभी विदेश मंत्री के साथ 7 LKM पर बैठक ले रहे थे। तो वो इस बात की तैयारी थी कि पाकिस्तान की हरकतों पर नज़र रखनी होगी, और भारत ने जिस तरह से कहा था कि सिंधु नदी समझौता है, भारत के जो कूटनीतिक कदम, भारत व्यापारिक जो उसके अगेंस्ट कदम उठाए गए हैं वो जारी रहेंगे। फिलहाल जो फौरी तौर पर बात कही गई थी कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हवा में और ज़मीन पर जो पाकिस्तान की तरफ सीज वायलेशन हो रहा है, उस पर रोक लगाई गई है, और उसको लेकर DGMO लेवल पर बातचीत हुई है। लेकिन इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी, और इसीलिए जो हमारी तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारी थी और जो मुस्तैदी थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी थी। और अब इस वक्त देखना होगा कि अब भारत सरकार की तरफ से अगला क्या कदम उठाया जाता था, लेकिन ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। और जिस तरह से अगर अमेरिका, बिल्कुल मंजीत, एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैसलमेर से, जरा वहां से खबर ले ले। जैसलमेर में भी कुछ हो रहा है इस वक्त। शरद, शरद आवाज आ रही है? एक बार फिर से उनसे कनेक्ट कीजिए। मंजीत, सबसे बड़ी बात है कि बीएसएफ को पूरी इस बात पर उनको आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्त से सख्त जवाबी कार्रवाई जिसकी जरूरत हो वो किया जाए। लेकिन इलाज क्या है इसका, इलाज क्या है इस आतंकी मुल्क का? अंजना, न सिर्फ बीएसएफ बल्कि सेना भी इस वक्त जो जानकारी मिल रही है अपनी आर्टिलरी गन और एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल उसी तरह से कर रही जिस तरह से कल किया गया था कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एयर डिफेंस गन। अंजना, अभी फिलहाल
इस बात के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अभी दिल्ली में भी इस बात को एनालाइज़ किया जा रहा है। जहाँ तक एनएसएजी डोभाल की बात है, वो प्रधानमंत्री को इस मामले में थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग करेंगे और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी अपने जो चाहे विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, उनके साथ भी इस बात पर मंत्रणा करेंगे और आगे किस तरह का कॉल लेना है। ये समझना होगा कि मुनीर तैयार नहीं है या आखिर क्या वजह रही है, और अगर ऐसा है कि शरीफ सरकार की बात नहीं मान रही है पाकिस्तान आर्मी, तब तो पाकिस्तान आर्मी की ही चलती है। तख्ता पलट की तैयारी अब पाकिस्तानियों को कर लेनी चाहिए। इससे पहले इमरान खान ने आंख दिखाने की कोशिश की थी, उसका क्या हश्र हुआ, अभी भी जेल में है। और अब अगर वाकई शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया है, शहबाज शरीफ की बात को मानने से इनकार कर रहा है ये जनरल मौलाना मुनीर, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप पूरे सीक्वेंस को भी देखें तो जिस तरह से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि उन्होंने किस किस से बात की, पहले शहबाज शरीफ से बात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो हाथ खड़े कर दिए कि आप सीधे उनसे भी बात करें, उनको भी इस सेम पेज पर लाएं, तो वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हो सकता है कि फौरी तौर पर दबाव में आसिफ मुनीर ने इस बात को माना हो, लेकिन अंदर जिस तरह का नुकसान उसने झेला है और उनके लिए, सेना के लिए आतंकियों के बीच अपने गढ़ को बचाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में अब उनके ऊपर इतना भारी दबाव है कि वो फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसीलिए उसी का नतीजा इस वक्त दिख रहा है। लेकिन हमारे लिए अगर भारत की बात करें, यहाँ से दिल्ली में मुख्यालय की हम बात करें, तो इस वक्त ज़रूर इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखी जा रही है। चाहे सेनाओं की तरफ की बात की जाए, सेनाओं को पूरी छूट सरकार ने दी हुई है और वो कहा भी गया कि बाकी पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रतिबंध हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। फिलहाल फौरी तौर पर हवाई और ज़मीन पर सीज फायर हो रहा है, लेकिन सेनाओं की कार्रवाई में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। पाकिस्तान का इतिहास तो लगातार यही रहा है कि अगर किसी प्रधानमंत्री की बात आर्मी ने नहीं मानी तो प्रधानमंत्री को ही या तो हटा दिया गया, या अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो का उदाहरण देखें तो उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। पाकिस्तान में, जैसा आप बेहतर जानती हैं अंजना, शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश माना जाता है, बूट पॉलिश कहा जाता है कि वो तो पाकिस्तान आर्मी का बूट पॉलिश करके ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में आसिम मुनीर, इस समय आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए और पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए जिस तरह से भारत ने स्कर्दू से लेकर रहीम यार खान तक 11 जगहों पर पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से ठोका है, उनके अलग अलग एयरबेसेस को ध्वस्त किया है, रेडार्स को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की आर्मी अपने देश में सवालों के घेरे में घिर गई है। और ऐसे में इमरान खान एक बार फिर, और इमरान खान के समर्थक, वो पाकिस्तान की आर्मी को घेर सकते हैं, आसिम मुनीर को घेर सकते हैं। और इसीलिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए अगर आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को सैक्रिफिशियल लैम्ब भी बनाना पड़े, उसकी बलि भी देना पड़े, तो उसके लिए वो कोई बड़ा काम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आसिम मुनीर के ही खिलाफ कहीं कुछ तख्ता पलट ना हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने काफी पर्ज किया है, काफी जनरलों को निकाल के इस समय कोर कमांडर्स को हटाया। एक सेकंड में एक सवाल है मेरा गौरव, जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। जनरल मुनीर और इसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सबको समझ में आ रहा है, और जिस तरह की वो बात हार्डकोर मौलाना की तरह करता है, धर्म के आधार पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काता है, इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत है। ऐसे में ये प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ टाइप का मामला तो नहीं खुद करना चाह रहा है। ये मैं इसलिए इस वक्त सोच रही हूं या पूछ रही हूं क्योंकि अगर ये वाकई इस तरह से सरकार की इंटरनेशनल किरकिरी लगातार होने के बाद पाकिस्तान की फिर से किरकिरी करवा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो मुमकिन है कि वो इस तरह की महत्वाकांक्षा के लिए सब कुछ खराब कर रहा है पाकिस्तान के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, जनरल आसिम मुनीर की बिल्कुल उनकी प्रवृत्ति, उनकी नियत बिल्कुल वैसी है जैसी परवेज मुशर्रफ की थी, जैसे जियाउल हक की थी, और जियाउल हक से भी ज्यादा वो अपने आप को एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और जियाउल हक का कॉम्बिनेशन इस रूप में जनरल आसिम मुनीर को देखा जाता है। और इसीलिए इंडिया टुडे की कवर स्टोरी और कवर भी था द जिहादी जनरल, वो बिल्कुल जिहादी जनरल है, उसका पूरा फोकस पाकिस्तान नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इतना तो तय है कि जिस तरह की खलबली मची हुई है, आज सुबह की तबाही से उबर पाना शायद जनरल मुनीर के लिए, मौलाना मुनीर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसी वजह से झुंझलाहट में हुए ये सब कुछ कर रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक रहा है, लेकिन आगे नजर रहेगी, क्योंकि ये भी सच है कि कुछ जो मानते हैं लातों से, उनके लिए बातों से मनवाना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल पिछले 4 दिनों से
भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें पाकिस्तान ने सरेंडर किया। आज उसने खुद सीज फायर का ऐलान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच आज सीज फायर हुआ। इस सीज फायर की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बार ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ आर पार का युद्ध हो रहा है, तो फिर अचानक ये सीज फायर क्यों अनाउंस हुआ। ये आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर किया। लेकिन सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की पूरी जानकारी आपको देते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया आज दोपहर में 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और कॉल करके भारत के डीजीएमओ को जानकारी दी। दोनों के बीच में सहमति बनी कि दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन पूरी तरह से अब रुक जाएगा। यह सीज फायर जमीन, हवा, समंदर तीनों जगह लागू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में शनिवार शाम 5 बजे से यह सीज फायर लागू हो गया। इसके बाद दोनों डीजीएमओ 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। लेकिन इस बीच अब जो ये सीज फायर उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, वो लेकर एक गंभीर विषय भारत के लिए बना हुआ है और भारत सरकार इस पर भी सतर्क है। सेनाएं सतर्क है, हमारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन इसको हाईएस्ट लेवल पर फिर से उठाया जाएगा। एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। ये दुनिया देख रही है कि एक तरफ उनकी तरफ से उनकी सरकार आधिकारिक बयान जारी करती है सीज फायर का, और फिर रात के अंधेरे में आम नागरिकों को, रिहायशी इलाकों को, मिलिट्री जगहों को वो फिर से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आखिर इस सीज फायर का मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अब एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर के राज्यों में जो पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, जो पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले हो रहे थे, फिर भारत जवाब दे रहा था, वो अब रुक जाएंगे। लेकिन देखिए, उसने सीज फायर तोड़ दिया है। भारत चाहता था, वो इस ऑपरेशन से भारत ने हासिल कर लिया है। आपको बताते हैं आखिर क्यों पलटा है पाकिस्तान इस तरह से। पाकिस्तान के आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हमला किया, जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या की। भारत के 25 नागरिक और एक नेपाल के नागरिक की हत्या की। भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत इसका बदला लेगा, और भारत ने 15 दिन बाद 7 अप्रैल को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को हमने तबाह किया। 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, उनके बड़े बड़े आलिशान अय्याशी के अड्डे मलबे में तब्दील हो गए। भारत ने कह दिया था कि हमारा बदला यहीं पर पूरा हो गया। पाकिस्तान अब कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, जीवन भर याद रखेगा, पाकिस्तान माना नहीं। आगे की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि इस बार जो हमने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, मलबे में तब्दील किया, वो कहीं पीओके में नहीं थे, वो रावलपिंडी के से कुछ किलोमीटर दूर हमने जो किया है, उसमें बहावलपुर, लाहौर से 30 किलोमीटर दूर बहावलपुर में हमने उनके आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, जिसके मलबे में बदलने की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रिसिशन अटैक इसे कहते हैं। हमने मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को बर्बाद किया और आतंकियों के जनाजे पर सजदा करने के लिए उनके सैनिक, उनके फौजी सब पहुंच गए। लेफ्टिनेंट कर्नल, इस रैंक के अधिकारी, और खुद मुनीर ने वहां पर, जनरल मुनीर ने फूल भिजवाए, राष्ट्रपति ने भी भिजवाए। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार 2 रातों तक भारत पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चूंकि इस तरह से पाकिस्तान की सेना को झटका लगा था, उनका पूरी तरह से किरकिरी हुई थी, वो माने नहीं। ड्रोन से, मिसाइल से अटैक किए। शाम होते ही पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा था, लेकिन कल भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। बताया जा रहा है कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तुरंत अमेरिका फोन लगाया और भारत के साथ सीज फायर की गुहार की। इसी के बाद अमेरिका ने दखल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में बात की, सीज फायर पर सहमति बनी। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान का एनएसए लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो एनएसए अजित डोभाल से बातचीत करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर जाकर अमेरिका के सामने रोए। आइए आपको सुनाते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ है। विदेश सचिव बता रहे हैं। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India
at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. आगे की खबर पर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी रात के लगभग 9:30 बजे हैं। 5 बजे के बाद सीज फायर लागू हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान फिर से ड्रोन से कई जगहों पर हमले कर रहा है और उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उसको नाकाम कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, तमाम जगहों में, सांबा, रामगढ़, कई जगहों पर ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर से नाकाम किया है। नजर हमारी बनी हुई है सरहद पर, जहां जहां वेस्टर्न बॉर्डर पर इस वक्त पाकिस्तान हमले कर रहा है, लेकिन वो खुद एक्सपोज हो रहा है। सवाल ये भी है, जैसा हमने पहले उठाया, कि क्या शहबाज शरीफ, यानी जो प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच, जो आर्मी जनरल है, उनके बीच एक जंग छिड़ गई है। इस बात को लेकर आपस में ही भिड़ गई है, जिसकी वजह से मुनीर ये सब कुछ कर रहा है। अब देखिए, भारत ने सीजफायर अनाउंसमेंट से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दे दी थी कि भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से लंबी रात तक मध्यस्थता की बात करने के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से तुरंत सीजफायर करने को तैयार है। दोनों देशों को अपने सामान्य ज्ञान और ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए बहुत बधाई। एक तरह से उधर डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते हुए और उसके लिए इच्छुक नजर आए। ये वही अमेरिका है जो 2 दिन पहले ये कह रहा था कि हमारा इनसे क्या लेना देना, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये तो सदियों से लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों से लंबे समय से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने को तैयार हो गया? हकीकत यह है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। भारत की तरफ से अमेरिका को यह बताया गया कि कैसे पाकिस्तान अपने एयर स्पेस में सिविल फ्लाइट्स चलाकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से यह माना गया कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हकीकत यह है कि सीजफायर की गुहार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। आज की सुबह पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो अब और ज्यादा हमले नहीं करेगा। शायद आतंकी ठिकानों को जब हमने 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर में मिटाया तो सीने का वो दर्द थोड़ा सा थम गया होगा, लेकिन आज जब उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद हमने उसे नाकाम किया, लेकिन उसके बाद हमने उनके सैन्य ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेसेस को तबाह किया, उसके बाद से ये दर्द थम नहीं रहा होगा। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को कल IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने से लोन मिली, इसी शर्त पर मिला कि वो सीज फायर करेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों के साथ सीज फायर किया है। सीज फायर सिर्फ मिलिट्री एक्शन पर हुआ। भारत की तरफ से कहा गया कि वो अपने फैसले नहीं बदलेगा। अभी भी भारत सिंधु जल समझौते से बाहर नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ अभी भी कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं होगा। पाकिस्तान पर कूटनीतिक आर्थिक स्ट्राइक जारी रहेगी। As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. भारत ने एक मजबूत और ताकतवर देश की तरह पाकिस्तान पर शक्ति का इस्तेमाल किया। हमने पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई को
क्या उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर की, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। युद्ध की जो लालसा पाकिस्तान के मन में थी, भारतीय सेना के हमलों से वो ठंडी पड़ गई। पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि अगर भारत की ओर से युद्ध शुरू हुआ तो उसका अंत पाकिस्तान के खात्मे के साथ होगा। ऑपरेशन सिंदूर का असली लक्ष्य 7 मई को ही पूरा हो चुका था। हमने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स, कैंप्स को मिट्टी में मिलाया। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव हमले के बाद तुरंत एक्शन लिया। उनका फोकस क्लियर था। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लीड किया। 22 अप्रैल को पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश यात्रा को बीच में रद्द किया, एक्शन की प्लानिंग शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता और राजनीतिक दबाव के बावजूद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सही समय का इंतजार किया। सिंधु जल संधि स्थगित हुआ, अटारी बॉर्डर बंद हुआ, पाकिस्तान को विश्वास दिलाया जा सके कि भारत सैन्य एक्शन नहीं लेगा। एक स्मोक स्क्रीन, जिसे हम कहते हैं, क्रिएट किया गया ताकि वो धोखे में रहे। इसी वजह से पाकिस्तान और उसके आतंकी हमले का अंदाजा नहीं लगा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस केवल आतंकवाद के खात्मे पर था। वो किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ना चाहते थे, वो आम नागरिकों के खिलाफ जंग नहीं करना चाहते थे। भारत शुरू से कहता रहा कि हमने केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसी सोच की वजह से दुनिया के कई देशों का समर्थन भी हासिल हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए उसमें टारगेट भारत के नागरिक थे, लेकिन इन हमलों के बावजूद पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर था। इसीलिए भारतीय सेना ने केवल आतंकियों के अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान सेना के हमलों का जवाब सैन्य ठिकानों को तबाह करके दिखाया। पहलगांव हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नैतिकता के स्तर पर सही माने गए। इसी वजह से पाकिस्तान पर जो भी एक्शन लिए गए उसे दुनिया भर के देशों का समर्थन मिला है। पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से घेर कर सरेंडर के लिए मजबूर किया। भारत ने पाकिस्तान को पहले कूटनीतिक राजनीतिक कदमों से हराया, फिर इसके बाद सैन्य तरीके से घुटनों पर लेकर आया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान को चौतरफा घेर कर उनके यहां मौजूद आतंकियों का सफाया किया। आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से सैन्य और कूटनीतिक तरीके से मात दी। भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिसने पाकिस्तान को संभलने का और लीड लेने का मौका नहीं दिया। 7 मई को भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की। 4 ठिकाने पाकिस्तान में थे, 5 पीओके में। भारत ने लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, जिसने आतंकियों के आकाओं को डरा दिया। इसमें कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत पर ड्रोन्स, मिसाइल से अटैक किया। पाकिस्तान पर आत्मघाती ड्रोन से घातक हमले किए। हमने इससे पाकिस्तान के जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो निष्क्रिय हो गया। हमने उनके वैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अब उनके लड़ाकू विमान उड़ान कैसे भरेंगे? पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन हमले किए वो पूरी तरह से नाकाम रहे। भारत को पाकिस्तान के हमलों से ना के बराबर नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता, एयर डिफेंस की क्षमता की सच्चाई सबने देखी। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 से ज्यादा एयरफोर्स बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। LOC के पर जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ राजौरी में भारतीय नागरिकों पर हमले हुए, इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बनाया, जहां से फायरिंग की जा रही थी। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता से पाकिस्तान को चौंका दिया। भारत ने अपने हमलों से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके हमलों को नाकाम करके उसकी सैन्य क्षमता को बच्चों का खेल बना दिया। इस वजह से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि ये युद्ध लंबा चला तो उसकी पोल खुल जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का गुस्सा ठंडा पड़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कूटनीतिक कदम उठाए थे वो अब भी जारी है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को एक तरह से भारत ने खत्म कर दिया है। भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को स्थगित किया। सिंधु की सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए जीवन दायिनी का काम करती थी। 80% खेती, 93% तक पानी पीने का सब मिलता था। वो सब इसकी वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह होगी। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। इस रूट से बहुत सारा व्यापार होता था। 3800 करोड़ रुपए का व्यापार खत्म। आप सोचिए कि पाकिस्तान के व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सारे वीजा रद्द कर दिए, उन्हें तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तान के कलाकारों और उनके प्रोग्राम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।
भारत ने पाकिस्तान इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी रात 9 बजे। लेकिन ये कार्यक्रम, ये अंदाज कैसा लगा, आप हमें blackandwhite@aajtak.com पर जरूर मेल करके बताएं और आप मेरे बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। और ये कूटनीति का वो दौर है जब पाकिस्तान जैसे झूठे को मौका दिया जाता है और भारत जैसे सच्चे को धोखा दिया जाता है। नमस्कार।